सभी मित्रगणों को नमस्कार। मित्रों, हम लोग इन दिनों अशोक सेक्सरिया जी पर केंद्रित एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं और इस श्रृंखला में यह 11वीं कड़ी है। कड़ी तो 11वीं है, मगर कई बार एक एक कड़ी में एकाधिक वक्तागण भी आए हैं और अपनी बात रखे। राजनीति, साहित्य, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग इस अवसर पर अशोक सेक्सरिया जी को याद कर रहे हैं। उनकी रचनाओं के मार्फत, पत्रकारिता में उनके योगदान के मार्फत, राजनीतिक सामाजिक सक्रियता के मार्फत और भी कई तरीकों से अशोक सेक्सरिया का परिवार बहुत बड़ा परिवार रहा है और तभी हम देख रहे हैं कि देश दुनिया से लोग उन पर बोलने के लिए आ रहे हैं और कहां कहां से लोग इस लिंक को निकालकर इन कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। यह हमारे लिए भी बेहद सुखद है और ऐसा कुछ करके हमें भी काफी संतोष होता है। मित्रों, आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आदरणीय रघु ठाकुर जी। रघु ठाकुर जी प्रसिद्ध गांधीवादी हैं, समाजवादी चिंतक हैं और उनकी एक बेहद महत्वपूर्ण किताब भी है, समाजवाद, संशय और उत्तर। इसमें वे समाजवाद से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखते हैं और देश की, विश्व की समस्याओं पर समाजवाद के आईने से विचार करते हैं। यह सब इसलिए कह रहा हूं कि अशोक सेक्सरिया जी भी एक प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक हैं और आज रघु ठाकुर जी को सुनते हुए हम एक समाजवादी को दूसरे समाजवादी पर बोलते हुए सुनेंगे। ऐसे अवसर कम आते हैं। राजनीति से अगर बात करें तो शिवानंद तिवारी जी के बाद रघु ठाकुर जी हैं जो अशोक सेक्सरिया जी पर अपनी बात रख रहे हैं। पत्रकारिता से जुड़े कई शख्सियतें आई, साहित्य से जुड़ी कई शख्सियतें आई और आज हम लोग अधिक से अधिक रघु ठाकुर जी को सुनते हैं और इनके पास कई तरह के संस्मरण हैं, कई ऐसे प्रसंग हैं जिनके माध्यम से हम अशोक सेक्सरिया जी को तो जानेंगे ही, साथ ही उन प्रसंगों में हमारे देश का राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक परिदृश्य भी उभर कर आएगा। कई ऐसे दौर आज यहाँ पर हमारे सामने पुनः उपस्थित होंगे जिनसे गुजरना हमें अच्छा लगेगा और रघु जी के माध्यम से, अशोक सेक्सरिया जी के प्रकरणों के माध्यम से हम अपने ही देश और समाज के कुछ दूसरे महत्वपूर्ण और कई बार अनछुए या कई बार अचर्चित मुद्दों और प्रसंगों की ओर भी बढ़ेंगे। आदरणीय रघु ठाकुर साहब, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद सभी जी देखने वालों की ओर से अभिवादन। कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें, आदरणीय रघु ठाकुर जी। स्वर्गीय अशोक सेक्सरिया जी हम लोग के समाजवादी साथी थे और जिस जमाने में हम लोगों ने समाजवादी योजना सभा का काम शुरू किया था, उस समय वो भी योजना सभा में और समाजवादी पार्टी यानी जो डॉक्टर लोहिया की पार्टी थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उसमें सक्रिय थे। अशोक सेक्सरिया जी का जो व्यक्तित्व था उसका निर्माण दो प्रकार से हुआ था। एक उनके पिता के संस्कारों का
उनके पिता स्वर्गीय सीताराम सक्सेरिया जी एक प्रसिद्ध गांधीवादी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और गांधीवादी संस्कार उन्हें उनसे मिले थे। परंतु आजादी के बाद जो वातावरण बना और लोहिया जिस प्रकार से समाजवादी विचारधारा के प्रतीक के रूप में उभरे, उसमें अशोक जी भी उनसे प्रभावित हुए और अशोक जी लोहिया के विचार के साथ, उनके कर्म के साथ, उनकी विचारधारा और पार्टी से जुड़े थे। अशोक जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो न केवल पत्रकार थे, पत्रकार के साथ एक राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कर्मी भी थे। वो न केवल साहित्यकार थे, बल्कि साहित्य के साथ साथ वो एक प्रकार के समाजसेवी थे और समाजवाद के लिए, उन मूल्यों के लिए वो अपने जीवन में बहुत गहराई तक जाके छूते थे और जीते हैं। अशोक जी का काम अनेक प्रकार के मंचों पर है और जिनकी आज हम सबको याद करने की आवश्यकता है। आज अशोक जी होते तो शायद 82 साल के और उससे 90 साल के भी हो सकते थे। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र के हिसाब से भी काफी काम किया। चौरंगी वार्ता के संपादक बनने से वो जुड़े रहे, उसमें लिखते रहे। जन में उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान में लिखा, साबिक वार्ता में लिखा, उसके भी संपादक बनने में रहे। और जिन दिनों में जन प्रकाशित होता था, जो डॉक्टर लोहिया के पार्टी का एक प्रकार से वैचारिक पत्रिका थी, उसके वो संपादक बनने के में थे और ओम प्रकाश दीपक जी के साथ है वो उस पर काफी काम करते थे, लिखते थे। हम जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर बने थे तो क्या है कि हम जन की 100-200 कापियां लेकर के अपने शहर में जाके लोगों को बेचते थे। उस समय उसका दाम बहुत कम होता था, 1-2 रुपए के करीब उसका दाम होता था और को बेच करके हम लोग वो पैसा वहां पहुंचाते थे। जन को चलाने में वही उन्होंने बहुत भूमिका अदा की थी और जन को एक प्रकार से लोगों के मन की पत्रिका बनाने में भूमिका दी। उनके संपादन की बड़ी एक विशेषता ये थी कि जो भी व्यक्ति लेखक के रूप में उनके सामने आता था, उससे मिलता था या संपर्क जाता था, वे उसके अंदर क्या है उसको खोजने का प्रयास करते थे और उसको खोज के कैसे उसका विकास हो, उसकी सृजनात्मकता को कैसे आगे लाया जाए, इसके लिए भी वो लगातार प्रयास करते थे। और ये उनका एक प्रकार का अलग ढंग का संपादकीय पक्ष था जो आमतौर पर नहीं पाया जाता है। उनकी लेखनी में कभी कभी बड़ा तीखा व्यंग्य भी होता था। यद्यपि बहुत वो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और जितनी भी कभी हमारी उससे मुलाकातें हुई हैं, हमने कभी उनको कोई आक्रोश या गुस्सा में ऐसा नहीं देखा, परंतु उनकी लेखनी कई बार बड़ी चुपती हुई लिखी थी। वो चौरंगी वार्ता में थे तो उन दोनों उन्होंने एक अपनी व्यंग्य टिप्पणी लिखी थी संपादकीय के तौर पर। उस समय सिद्धार्थ शंकर रे की पत्नी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन ली गई थी। अब वो तो चूंकि घरेलू महिला थी, उनकी पत्नी थी, एक सत्ताधारी की पत्नी थी, इसलिए उनका चुना जाना कोई बड़ा आश्चर्य बात नहीं थी। परंतु उनका कोई संसदीय कार्यकाल अनुभव नहीं था, कोई दलगत कार्यकाल अनुभव था, कोई पार्टी का अनुभव नहीं था। तो अशोक जी ने जो टिप्पणी लिखी थी उसमें लिखा था कि जब कोई महिला सांसद बन के पहुंचती है पार्लियामेंट में, यानी उनके सिद्धार्थ शंकर रे की पत्नी के लिए, तो दूसरी महिला सांसद से वो चर्चा करती तो क्या चर्चा करती है? तो कोई चर्चा राजनीति के बारे में, देश के बारे में बात कर नहीं करती, बल्कि एक दूसरे पूछती है कि तुम्हारी ये धोती, ये साड़ी कहाँ से लाई हो, ये कितने की है, तुम्हारा अमुक जीवर कितने का है। और इस प्रकार से उन्होंने एक परिवारवाद के नाम पर गई हुई महिला के जो असलियत है, जो असली स्वभाव स्वरूप है, उसको सामने ला दिया था कि इनके पास कोई संसदीय ज्ञान नहीं है, संसद में कोई संसद के लिए नहीं गई है, ये तो खाली संसद में गपशप पाने के लिए गई है। तो इस प्रकार के तीखे व्यंग्यों को वो लिखते थे। उन्होंने खेल पत्रकारिता भी की और खेल के प्रति उनकी अपनी दिलचस्पी भी काफी थी। भले यद्यपि वो अपने आरंभ में क्रिकेट के बड़े प्रेमी होते थे, परंतु जब एशियाड हो रहा था और एशियाड का विरोध भी हो रहा था, कई संस्थाओं ने विरोध किया था। हम लोगों की जो पार्टी थी जमाने की, हम लोगों ने उसका विरोध किया था। हम लोग 600-700 लोग गिरफ्तार भी हुए थे और
अन्य संस्थाओं के लोग भी कई लोग गिरफ्तार बाद में हुए थे या प्रदर्शन लोगों ने किया था। तो उस समय पे अशोक जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने खेलों में जो उपभोक्तावाद आ रहा है, खेलों में जो बाजारवाद आ रहा है, इसके बारे में विचार करके टिप्पणियां की थी। और जो संशय उन्होंने उस समय व्यक्त किए थे और जो संकेत दिए थे, वो संशय और संकेत आज हम लोग के सामने बिल्कुल जो के तो नजर आ रहे हैं। आज क्रिकेट एक प्रकार का माफिया खेल बन गया है, क्रिकेट एक प्रकार का भ्रष्टाचार खेल बन गया है। क्रिकेट और बाजार का जो रिश्ता है कि किस प्रकार प्रचार के माध्यम से क्रिकेट खेली जाती है और किस प्रकार से बाजार उस पर खेल रहा है, क्योंकि बाजार उस क्रिकेट के ग्लैमर को बनाता है और बाजार उस ग्लैमर का इस्तेमाल अपने सामान को बेचने के लिए करता है, अपने बाजार के लिए करता है। इस खतरे को उस जमाने में, उस दौर में जब क्रिकेट आरंभ भी हुई थी कहना चाहिए था, या बड़े जुनून क्रिकेट के बारे में होता था, तब भी अशोक सक्सेरिया जी इस बारे में लिखा था। अशोक सक्सेरिया जी को पढ़ने का और किताबों को पढ़ाने का बड़ा शौक था, और जब कभी भी मिलते थे तो कुछ ना कुछ किताबों की, खासकर नई किताबों की बहुत चर्चा करते थे। कई बार इस पर दुख भी व्यक्त करते थे कि अब जो नए लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता लोग हैं, ये लोग अब पढ़ते नहीं है, इन्होंने किताबों को पढ़ना बंद कर दिया। और ये तब की बात है जब कोई मोबाइल नहीं आया। हमें याद है कि एक बार हमारे मित्र थे इलाहाबाद के स्वर्गीय दरिद्र गुरु भी अशोक जी के बड़े अच्छे मित्रों में से थे। उनका नियमित पत्राचार होता रहता था और गुरु कार्यकर्ताओं के बीच में, साथियों के बीच में काफी दुखी भी थे। अशोक जी दिल्ली आए हुए थे और गुरु के साथ वो हमारे पास मिलने के लिए आए थे। वहां कुछ लोग बैठे हुए थे वेस्टर्न कोर्ट नंबर 7 में। तो कुछ नौजवान जो बैठे थे उनसे उन्होंने कुछ किताबों की चर्चा की, और जब वो कुछ उत्तर नहीं दे पाए तो बहुत दुखी हुए और बोले, आप लोग कर क्या रहे हैं, आपकी नई पीढ़ी क्या कर रही है, आप लोग पढ़ते क्यों नहीं है, और अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आप विचार के साथ में कैसे जुड़ सकेंगे, आप विचार के साथ काम कैसे कर सकेंगे। भाषा के सवाल को लेकर भी अशोक जी के जो मन में भाव थे वो बड़े गहरे थे। वो भाषा को मातृभाषा नहीं मानते थे। यद्यपि उन्होंने डॉक्टर लोहिया के आह्वान पर अंग्रेजी हटाओ के लिए काफी काम किया था और भारतीय भाषाओं को लाने के लिए काम किया था, पर वो भाषा के लिए एक प्रकार का संस्कार मानते थे कि भाषा संस्कार भी देती है। भाषा अकेली जबान या बोली नहीं है, बल्कि भाषा संस्कारों को देने वाली एक प्रकार की वाहिनी है। ये अशोक जी का सोचना और दृष्टिकोण होता था। वो समाजवादी बने अकेले मात्र नहीं, बल्कि जब वो समाजवादी पार्टी के साथ आए, संयुक्त समाजवादी पार्टी के साथ आए, लोहिया की पार्टी के साथ आए, तो उन्होंने उस प्रकार के जीवन को जीना भी शुरू कर दिया। तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि स्वर्ण से मुक्ति भी होना चाहिए और स्वर्ण के बोझ से भी मुक्ति होना चाहिए। उनके शब्दों में कहा जाए तो वो कहते थे कि कांचन मुक्ति और कांचन के बोझ से मुक्ति। तो अशोक जी के पास सब कुछ था, संपन्नता थी, इतने बड़े घराने के व्यापारी उद्योगपति परिवार के वो सबसे बड़े बेटे थे, परंतु उन्होंने एक प्रकार से सब कुछ त्याग करके एक साधु जैसा रूप ले लिया था। एक 2 कमरों के में वो रहते थे, सादा उनका जीवन था, कोई इस प्रकार का व्यसन नहीं था। हाँ, एक वो सिगरेट जरूर पीते थे, इसका उनको शौक था, और चाय पीने का भी कुछ शौक था, पर पीने से ज्यादा चाय पिलाने का शौक था। कुल मिला के इस प्रकार उनका ज्यादा जो खर्च होता था वो खर्च या तो किताबों पर वो करते थे और या फिर लोगों के सहयोग करके करते थे। उनके पास जो भी पहुंचा, जिस प्रकार का सहयोग बना उन्होंने किया, और अनेकों ऐसे हमारे जान के हुए लोग हैं, मित्र लोग हैं कि जिनको उन्होंने कोई ना कोई मुकाम पर पहुंचाने के लिए बहुत सहयोग किया। अब उनके नाम को लेना या उल्लेख करना हमारे ओर से नहीं होगा, बेहतर होगा कि कभी वही लोग अपनी बात को बताएं कि उन्होंने पास से सहयोग किया। परंतु अशोक जी के सामने कोई भी इंसान अगर आया, उसके मन में कोई पीड़ा इस प्रकार की है, तो अशोक जी उसको बगैर देरी के वो क्या संभव हो सकता है, किस प्रकार उसकी मदद हो सकती है, इस मदद को करने का काम वो करते थे। वो अकेले बुद्धिजीवी नहीं थे, बल्कि बुद्धिजीवी के साथ साथ वो कर्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे जो राजनीतिक काम को भी करते थे। आज जो हम लोग देखते हैं कि 2 हिस्सों में लोग बट गए हैं, कुछ लोग केवल बुद्धिजीवी हो गए हैं, कुछ लोग केवल राजनीतिक कार्यकर्ता या कर्म वाले हो गए हैं, और परस्पर एक प्रकार का बीच में अंतर आ गया है।
पर अशोक जी दोनों एक साथ थे। वो बौद्धिक व्यक्ति भी थे और वो एक प्रकार के राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक काम करने वाले व्यक्ति थे। 1967 के पहले वो अनेक आंदोलनों में शामिल हुए और दिल्ली के जो भी प्रदर्शन हुए, हमें याद है कि 63-64 के साल का जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, डॉक्टर साहब के जमाने में हुआ था, उसमें वो शामिल हुए थे। बाद के कई प्रदर्शनों में शामिल हुए, परंतु 67 के बाद उनका तेजी के साथ बोए भंग हुआ, क्योंकि जो लोग डॉक्टर लोहिया के उत्तराधिकारी नजर आते थे, उन लोगों के आपसी मतभेद, कलह, कटुताएं, एक दूसरे के बारे में राय, इस सबसे अशोक जी को बहुत निराशा हुई थी और इस निराशा ने उनको एक प्रकार से कुछ सीमित कर दिया था। जिस प्रकार का राजनीतिक कर्म वो कर रहे थे या करते थे। हमारे एक मित्र थे देवेंद्र जैन जी, अभी जिंदा नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया। वो रहने वाले बेगमगंज के थे। मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन जिला, रायसेन जिले की एक बड़ा कस्बा है बेगमगंज, वहां के वो रहने वाले थे और वो पढ़ने के कलकत्ता गए थे। वो अशोक जी के साथ में कई महीनों तक लगातार रहे थे और वो जब भी वहां से लौट के आते तो बताते थे कि अशोक जी ने तो अपने आप को एकदम डिक्लास कर दिया है, अपने आप को एक प्रकार का वर्गविहीन बना दिया है। बिल्कुल एक ऐसा सामान्य मजदूर का जीवन होता है, एक सामान्य इंसान का जीवन होता है, ऐसा जीवन अशोक जी का था। यानी वो साधुओं के वस्त्र जैसे पहनते थे, वो साधु स्वभाव के थे, वो साधु चरित्र के थे और एक प्रकार से किसी की आलोचना करने के बारे में उनका कोई स्वभाव नहीं था। वो लोगों के लिए सुधारने के कई प्रकार के रास्ते निकालते थे, संवाद करते थे। किस गरीबी के साथ वो जीना चाहते थे और रहना चाहते थे, इन्हें समाजवादी विचारधारा को लेकर जीना चाहते थे, इसके कई घटनाएं उनके जीवन के प्रसंगों से मिल जाती। जैसे आमतौर पर जब कलकत्ता में जहाँ उनका घर था, उस घर के पास में जब कोई वो निकलते थे, घूमने करने को जाते थे, तो पैदल ही जाते थे। शायद ही कभी उन्होंने कोई वाहन गाड़ी का इस्तेमाल किया हो, वरना पैदल ही वहां घूमते थे। और इतना ही नहीं, जब वो कटिंग कराने के लिए जाते थे, तो जो हम लोग यहाँ पुराना परंपरा थी कि एक नाई बेचारा बैठा रहता था, वो ईंट रखा रहता, तो ईंटी पे लोग बैठ जाते थे, एक पटिया पे बैठ जाते थे, तो उससे जाके कटिंग कराते थे। यानी हमें कैसे गरीब रह के जीना है, कैसे गरीब के साथ जुड़ना है, हमें कैसे गरीब के मन को जीतना है, इस उनका जो समाजवादी आचरण और व्यवहार था, ये व्यवहार लोगों के लिए बहुत ही एक प्रकार से प्रभावित करने वाला था। उनका जो साहित्य है, उनकी जो रचनाएं हैं, उनसे बहुत सारी रचनाएं उन्होंने बेनामी भी की है, यानी अन्य कई नामों से की है, और कई उनकी कहानी संग्रह भी है जो बेनामी तौर पर आए, यानी उन्होंने अपने नाम से नहीं लिखे। हालांकि इसका कारण क्या था मैं नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है कि वो प्रचार से बचना चाहते हो सकता है कि वो सीधे साहित्यिक छाप से बचना चाहते हो, परंतु ये उनके स्वभाव के तरीके में था। समाजवाद के लिए वो सारे जिंदगी भर एक प्रकार से सोचते रहे और वो पक्के समाजवादी थे। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने इस ढंग की तर्क दिए, इस ढंग की बातें कही कि वो समाजवादी नहीं थे, वो गांधीवादी थे। और एक सज्जन ने तो शायद ये भी कहा कि लोहिया उनके लिए आदर्श नहीं थे, लोहिया उनके लिए लोहिया से प्रभावित थे। पर मुझे ये बात तर्कसंगत दोनों बातें नहीं लगती। एक तो ये कि वो समाजवादी थे, इसका प्रमाण उनके एक कथन से मिल जाता है। उन्होंने अपने एक लेख में भी ये लिखा और कहा था कि समाजवाद का मतलब केवल संपन्नता और समता नहीं है, बल्कि समाजवाद का जो मतलब है वो करुणा और संवेदनाएं है। तो ये एक प्रकार से आप गांधी और समाजवाद का मिलन के रूप में भी देख सकते हैं, और ये समाजवाद और साम्यवाद का जो फर्क है इसके रूप में भी देख सकते हैं। साम्यवाद में करुणा नहीं है, साम्यवाद में संवेदनाएं नहीं है, साम्यवाद में एक प्रकार का मशीनीकरण है, जहां पर एन के प्रकार इंसान के शरीर को जीत करके व्यवस्था को बदलने का प्रयास है। पर जो समाजवादी विचारधारा है, वो विचारधारा तो इंसान के मस्तिष्क को जीत करके, मस्तिष्क के भीतर प्रवेश करके, उसके मन को जीत करके बदलाव को करने का प्रयास है, और वो बगैर संवेदनाओं के नहीं हो सकती है, वो बगैर करुणा के नहीं हो सकती है। तो उनके मन में जो करुणा थी, उन्होंने जो कहा भी कि बगैर करुणा के समाजवाद संभव नहीं है, बगैर संवेदनाओं के समाजवाद संभव नहीं है। तो ये एक प्रकार से समाजवाद की जो व्याख्या उन्होंने की थी, वो व्याख्या उनकी लोहिया के अनुकूल व्याख्या थी। लोहिया भी करुणा और संवेदनाओं की
साथ ही समाजवाद को चाहते थे, समाजवाद को जीतते थे। उसी लोहिया ने लगातार साम्यवाद के स्वरूप को अस्वीकृत किया था, जो स्वरूप रूस में या चीन में या प्राय देशों में सामने आया था। अशोक जी समता के भाव से इतने गहरे प्रभावित होते थे कि उनके घर में जो व्यक्ति जाता था उसके लिए कोई दो प्रकार के व्यवहार के कोई रास्ते नहीं थे। उनका जो कमरा था उसी कमरे में उनको रहना है। कोई अगर मान लो उनका मित्र उनके साथ ठहरने वाला है, वो ठहरना चाहते हैं तो वही पर वो ठहर जाएगा। और अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ में उनका जुड़ाव होता रहा था। अशोक जी ने काफी कुछ लिखा। उनके सारे अगर लेखों को देखा जाए, जो लगातार जन्म में लिखे, वार्ता में लिखे, दिनमान में लिखे और अनेक जगहों पर लिखे, चरगी वार्ता में लिखे, इन सबको अगर संकलित किया जाए तो बहुत भारी ग्रंथ के रूप में तैयार हो सकता है, जिनमें उनके विचारों के बारे में हम लोग को जानकारी मिल सकती है। वो मानवीय दर से कितने पीड़ित और प्रभावित होते थे, इसकी भी अनेकों घटनाएं सामने है। हमको याद है कि दरिद्र गुरु के एक परिचित थे, उनका बेटा कलकत्ता पढ़ने के लिए गया था। अब उसके पास वहां कोई रहने कोई जगह नहीं थी और बेटा यानी उनके पिता जो थे एक गरीब परिवार के, सामान्य परिवार के थे इलाहाबाद के, और उनको था कि यहाँ पे कुछ मदद हो जाएगी तो बेटा हमारा वहां पड़ जाएगा। वहां इलाहाबाद उसका प्रवेश नहीं मिल पाया था। अब प्रवेशीकरण था और उस बेटे को मदद भी करना थी। तो दरिद्र गुरु का जैसा स्वभाव था, उन्होंने एक सादे कागज के ऊपर चिट्ठी सूजी को लिख दी थी, उनके पास पहुंचाया था। उनके बेटे ने बाद में लौट के दरिद्र गुरु को बताया कि जिस प्रकार का प्रेम हमको हमारे शायद पिता ने भी नहीं दिया, वैसा प्रेम भी उन्होंने अशोक सर जी ने उस बच्चे को दिया जो दरिद्र गुरु के मोहल्ले के एक मित्र का बेटा था, कीटगंज का रहने वाला था। और अशोक जी में का जो प्रेम था, उस प्रेम में बात खाली प्रेम नहीं था, उसमें एक बड़ा गहरा वात्सल्य नजर आता था। यानी कई बार अगर अशोक जी के साथ में कुछ देर आप बैठ जाइए, उनके बातचीत से, उनके प्रेम से, उनके रिश्तों से लगता था कि जैसे अशोक जी में एक पिता और माता दोनों शामिल हो गए। यानी एक पिता के हिसाब से आपकी देखभाल की चिंता करना, पूछेंगे कहाँ ठहरोगे, कहाँ रहोगे, कैसे करोगे, हमको मिलने जब आए वहां वैसे कोई तो कमरा कैसा है, फला कैसा है, वगैरह वगैरह पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ साथ क्या खाना है, कैसा खाना है, क्या जरूरत है, इसके प्रति बहुत ही वात्सल्य का भाव होता था। यानी अगर आपने कोई इच्छा उनके सामने व्यक्त कर दी तो प्रयास करते हैं कि वो आपकी इच्छा को पूरी करे। एक प्रकार से वो जैसे मैंने आपसे कहा, इस प्रकार से माँ अपनी संतान के, अपने बच्चों के मन को पढ़ने काम करती है, वो भी अपने मिलने वाले साथियों के मन को पढ़ने काम करते थे और उनके साथ में उस प्रकार का जवाब का था। अशोक जी के मन में कठोरता और क्रूरता नहीं थी। 67 के बाद में उनको जो निराशा हुई, उस निराशा के बाद भी जब कभी भी कोई चर्चा किसी के बारे में उनसे हुई तो उन्हें कभी किसी के बारे में, कम से मेरे सामने तो कोई कटुता क्रूरता की बात नहीं। उनके मतभेद राजरानी से हुए, उनके मतभेद जॉर्ज फर्नांडिस से हुए, कुछ सालों पर उनके मतभेद मधुर जी से भी हुए, परंतु उन्होंने कभी भी अपने शब्दों में, बातों में क्रूरता या कटुता नहीं लाई। और बल्कि जब कभी दिल्ली जाते थे तो उसी सम्मान के साथ जो उनके मन में पहले भी सम्मान था उसको लेकर के उससे मिलते थे। हालांकि उससे निराशा उनके बारे में जरूर थी, क्योंकि समाजवादी आंदोलन का या लोहिया के विचारों का जो प्रचार प्रसार 67 में हो रहा था, वो इस बात की पीढ़ी के लोगों के टकराव से, बिखराव से काफी क्षतिग्रस्त हुआ और इससे वो पीड़ित भी थे। परंतु उनके मन में किसी प्रति कोई कटुता नहीं थी और वो जिससे भी मिलते थे एक प्रकार से वो अपने आप को उसका बना लेते थे, उसको अपना बना लेते थे। अशोक जी में एक बात मैंने और देखी कि उनमें अहम बिल्कुल नहीं था। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम है या हमारा कुछ अहम है या हमारा कुछ वो है, उनमें अहम बिल्कुल नहीं था। अगर वो छोटे बच्चे से भी बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो बच्चे ही उससे बात कर रहे हैं। यानी बच्चा उनके साथ में बात करने में खुल कर बात कर सकता था। हम लोग कई बार बच्चों के साथ कभी कैसा मौका आ जाए तो बात करने का प्रयास भी करें तो हम पर वो बातचीत शायद नहीं कर पाते हैं। परंतु अशोक जी में क्षमता थी, गुण था कि बच्चों के साथ बच्चे होते थे, बड़ों के साथ बड़े होते थे, बराबर के साथ बराबर वाले होते थे और सबके साथ उनका समता का, समानता व्यवहार होता था। समता को उन्होंने बहुत गहरे, समता के दर्शन को उन्होंने, समाज के दर्शकों ने बहुत गहरे रूप में स्वीकार किया हुआ था।
और समाजवाद के विचारों को, खासकर जो लोहिया के विचार थे, उनको वो अपने जीवन के आखिरी समय तक मानते रहे। वो ऐसा महसूस करते थे, कहते भी थे कि इससे बेहतर विचारधारा कोई और नहीं है। लोहिया के आंदोलन के बाद में, लोहिया की मृत्यु के बाद में उनके आंदोलन के बखलाव से दुखी थे, परंतु इसमें को स्वीकार करने में उनको जरा भी हिचक नहीं होती थी कि इससे बेहतर कोई और आंदोलन नहीं हो सकता है। क्योंकि लोहिया ने उन सारे क्षेत्रों को चुना था, उन सारे क्षेत्रों के ऊपर नजर दौड़ाई थी जहां थोड़ी बहुत भी विषमता है। लोहिया की जो 7 क्रांतियां, जिन्होंने कही कि 7 क्रांतियां दुनिया में होना चाहिए, जिसमें आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, नर नारी की समानता, रंगभेद की समाप्ति, राजनीतिक विषमता की समाप्ति, हथियारों की समाप्ति, ये जो 7 क्रांतियां लोहिया ने कही थी, इन 7 क्रांतियों के लिए अशोक जी मानते थे और इनके बारे में लगातार चर्चा भी करते थे और इनके प्रति उनका मन का जो अनुराग और विश्वास था वो सदैव बना रहा। हमको एक घटना और याद है कि जब डॉक्टर साहब ने भारत पाक महासंधि की बात शुरू की थी, यानी ये 50 के दशक की बात है, और उस समय अशोक जी भी एक प्रकार से जवानी उम्र के व्यक्ति थे। तो शायद अशोक जी ने हमसे कहा कि हमने उस दिन पहली बार बहुत गुस्सा किया। डॉक्टर लोहिया ने, जो वहाँ पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी कलकत्ता में, उस बैठक के पहले जब वहाँ गए तो बैठक के पहले या शायद बैठक के बाद उनकी पत्रकार वार्ता हुई और उसमें लोहिया ने भारत पाक महासंधि की कल्पना का पूरा एक विस्तार रूप रखा। तो वहाँ के अखबार वालों ने ये अगले दिन छापा कि एक पागल व्यक्ति का प्रलाप। इसको पढ़ के अशोक जी बहुत क्षुब्ध थे, बहुत आक्रोशित थे, ये कैसी पत्रकारिता है। और हो सकता है कि उनके मन में जो पत्रकारिता में जाने का भाव आया हो, उसके पीछे बड़ा कारण ये भी रहा हो कि पत्रकारिता के स्वरूप को उनको बदलना है। मतलब एक व्यक्ति कितने दूर की दृष्टि से बात कर रहा है और पत्रकार राजनीतिक कारण से उसके ऊपर पागलपन होने की छाप लगा रहे हैं। आज सारी दुनिया ये मानती है कि महासंघ सबसे बेहतर उपाय है। आज हिंदुस्तान में सब लोग मानते हैं कि महासंघ बेहतर उपाय है, और लोग भले ही उस सैनिक शासन के डर से या तानाशाही के डर से बोल सकते हो, परंतु जो लोग मिलते हैं वो बांग्लादेश के हो, वो पाकिस्तान के आज के हो, यानी पुराने पाकिस्तान के, ये सिर्फ भी जब चर्चा होती है और कभी महासंघ की चर्चा उससे छिड़ दे तो वो सब लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है जो लोहिया के शाही रास्ता था। हमारे एक मित्र है जो भोपाल के पत्रकार हैं, वो कराची गए थे, अपने कोई एक प्रकार के राजनीतिक दौरे के ऊपर गए थे। वैसे उनका संबंध कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रहा है और अभी उस तरह के सके नहीं, पर वो पत्रकार है और पत्रकारिता में काफी वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब हमने वहाँ कराची में कोई संस्थान जहाँ उनका कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ जब हमने भारत पाक महासंघ की चर्चा रखी तो लोग लंबे समय तक तालियां बजाते रहे और खुश होते रहे। लोगों ने कहा बस यही एक रास्ता है। तो लोहिया तो आने वाले 100 साल 50 साल के बाद के देख रहे थे, वो इस बात को अशोक जी समझते थे। तो जो भी मित्र लोग सोचते हैं कि भाई अशोक जी केवल गांधीवादी थे, अशोक जी समाजवादी नहीं थे, मेरा एक निवेदन उससे कहना है कि अशोक जी के व्यक्तित्व को खंडित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। गांधीवाद और समाजवाद में कोई बहुत मौलिक फर्क नहीं है। ये बात सही है कि लोहिया कहते थे कि मैं ना गांधीवादी हूँ, ना गांधी विरोधी हूँ, ना मार्क्सवादी हूँ, ना मार्क्स विरोधी हूँ। परंतु लोहिया ने गांधी के उस तमाम सवालों को आगे उठाया और बढ़ाया जिन सवालों को गांधी ने अपने जीवन काल में उठाया था, और खास करके जिन सवालों को गांधी ने 44, 45 और 50 के बाद में उठाना शुरू किया था, उन सारे सवालों को लोहिया ने कहीं न कहीं एक संशोधित रूप में या फिर संवेदनशील परिवर्तन के रूप में उठाया और उन सवालों को लोहिया ने अपने कार्यक्रम में शामिल किया। उसे लोहिया कहते भी थे कि वे कुजात गांधीवादी हूँ। उन्होंने हिंदुस्तान के गांधीवादियों का 3 धड़ों में बंटवारा है बताया था कि एक मठी गांधीवादी है जो केवल बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, कोई अपना प्रार्थना कर लेते हैं और कहते हैं कि जय गांधी की, जय गांधी की। दूसरे सरकारी गांधीवादी है जो सरकारों में है, सरकार में जो कार्यकलाप कर रहे हैं वो गांधी के विचार के विपरीत है। गांधी ने छोटी बस्ती के लिए कहा, वो बड़े उद्योग लगा रहे हैं। गांधी ने गांव के लिए कहा,
वो बड़े बड़े महानगरों पर जा रहे हैं। गांधी ने इंसान के लिए सोचा, वो इंसान के छोड़ के मशीन पे सोच रहे हैं, तो वो सरकारी गांधीवादी हैं। वो लोहिया ने कहा कि हम जैसे भी गांधीवादी हैं कि जो गांधी के सिद्धांतों को मानते हैं, परंतु हमें कोई गांधीवादी नहीं मानता। अब गांधी का जो सबसे बड़ा सिद्धांत आज के दौर में प्रासंगिक लगता है मुझे अत्यंत जी, कि वो है सिविल लाफरमानी और सत्याग्रह। आज स्थिति क्या है? गांधी ने इस देश को निर्भय बनाने का आह्वान किया था, और आजादी के बाद, गांधी के मौत के बाद, अगर हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति ने उस जमाने के समाज की चुप्पी तोड़ के उसको सत्याग्रह के माध्यम से, सविनय अवज्ञा के माध्यम से, अहिंसक आंदोलन के माध्यम से निर्भय बनाने का काम किया है, तो वो काम लोहिया ने किया है। तो गांधी ने जहां उसको छोड़ा था, उसको आगे बढ़ाने का काम लोहिया ने किया। और लोहिया ने देश को निर्भय बनाने के बोलने के साथ साथ सत्याग्रह और सिविल लाफरमानी के रास्ते को आगे ले जाया, उसको जिंदा रखने का काम किया। क्योंकि बगैर सत्याग्रह के या बगैर सिविल लाफरमानी के, बगैर सविनय अवज्ञा के गांधी अधूरे हैं। और मठी गांधीवादी गांधी को अधूरा मानते हैं। सरकारी गांधीवादी गांधी को केवल पूछते हैं पर मानते नहीं है। पर कुजात गांधीवादी, हम जो लोहियावादी लोग हैं, हम लोग गांधी को उनके वास्तविक अर्थ में मानने का काम करते हैं। और ये बात अशोक जी मानते थे। तो अशोक जी में जो गांधी के संस्कार थे, वो एक तो परिवार से दिए हुए संस्कार थे, उनके पिताजी के दिए हुए संस्कार थे जो आए थे कि वो गांधीवादी थे। और दूसरे, जब उन्होंने लोहिया को स्वीकार कर लिया, लोहिया के प्रभाव में आके लोहिया को अपना एक प्रकार का नेता और आदर्श मान लिया, तो उन्होंने लोहिया के भी सारे उन चीजों के लिए अपने जीवन दर्शन में शामिल किया। और उस प्रकार इस प्रकार से लोहिया स्वदेशी के लिए बात करते थे, स्वदेशी के लिए रहते थे। गांधी ने स्वदेशी की चर्चा की थी उस जमाने में, आजादी के समय पे जब चरखे को चलाया था। लोहिया ने स्वदेशी के काम को आगे बढ़ाया, और इस प्रकार से बढ़ाया कि लोहिया ने अपने जीवन में विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करने का काम किया। मुझे एक घटना याद आती है कि जब डॉक्टर लोहिया अमेरिका जाने वाले थे दौरे पर, तो उनके साथ उनके सहयोगी समय लाडी बोल निगम होते थे। लाडी जी और मैं करीब करीब समझिए कि 1978 से लेकर के और उनकी मृत्यु तक 70 साल वो साथ साथ कमरे में एक साथ ही रहे। तो लाडी जी के बहुत सारे संस्मरण कभी कोई सुनाने लगते थे। तो दिन वो सुना रहे थे कि जब डॉक्टर लोहिया अमेरिका जाने लगे तो उन्होंने कहा कि लाडी हमारा सामान जमा दो। तो हमने, जो उस जमाने में दाढ़ी वाले की मशीन आती थी और रेजर आती थी, तो 7 o'clock बोलते थे, वो लाके रख दी। अब डॉक्टर साहब ने जब कहा और अपना सामान देखा तो देखा कि 7 o'clock है। तो डॉक्टर साहब लाडी जी पर गुस्सा होकर बोले कि लाडी जी को शर्म नहीं आती है, हम अमेरिका में जाएंगे और 7 o'clock का सेवन करेंगे तो अमेरिका वाले क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान के लोग एक दाढ़ी वाले का रेजर भी नहीं बना पाए। अब ये देखिए कि ये उनका स्वदेशी था। और हमने देखा कि अशोक जी सक्सेरिया जी भी अपने निजी जीवन में अधिकांश वस्तुओं का, कहना चाहिए बल्कि सभी वस्तुओं का उन्हीं का प्रयोग करते थे जो स्वदेशी हो। वो कभी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते थे, जबकि वो कर सकते थे, उनके पास सारे साधन थे, नहीं करते, परंतु नहीं करते थे। और ये एक प्रकार से उनके मन में लोहिया का ही भाव था। तो वो पक्के समाजवादी थे, वो पक्के लोहियावादी थे, वो गांधीवादी थे। गांधी के पैतृक संस्कार, लोहिया के साथ उनके मिलन के संस्कार, इन दोनों को मिलकर उन्हें अपने जीवन रखा। उनकी अपनी मौलिक प्रतिभाएं थी, लेखन की, रचना की, ये सब प्रतिभाएं भी उनके बीच में थी। तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों पर काम किया। उनकी पत्रकारिता भी जो है, उनके कई जो लेख हैं, वो लेख बड़े आज भी विचारणीय है। जनमान में उनके लेख को लोग कितने शौक से पढ़ते थे, शान से पढ़ते थे और कोट करते, उद्धर करते हुए अशोक जी ने ऐसा लिखा, सक्सेरिया जी ने लिखा है। उनके जन्मे लेख छपते थे, उनका जो विश्लेषण छपता था, उसको भी जब हम लोग बेचते थे, लोगों को पढ़ाते थे, तो लोग पढ़ के गौरवान्वित होते थे कि हमने अशोक जी का भी लेख पढ़ा है। तो अशोक जी का जो लिखना है, अशोक जी ने दीपक जी के साथ काम किया। और सही बात तो यही है कि लोहिया के विचारों के अनुकूल जन को खड़ा करने में दीपक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लोहिया की मौत के बाद जन चल नहीं पाया। फिर बाद में दीपक जी की मौत हो गई और जन नहीं चल पाया। पर जन जो पत्रिका थी, वो पत्रिका एक प्रकार से अशोक जी की स्वप्न पत्रिका थी, जिसके लिए लगातार वो मेहनत करते थे, काम करते थे, दिन रात चिंता करते थे और उसके लिए आगे बढ़ाते थे। सामयिक वार्ता जब शुरू हुई थी, उसके लिए उन्होंने काफी काम किया था। सामयिक वार्ता शुरू हुई थी
तो उसके पे काफी सच भी बनाए थे। हमको याद है कि उस जमाने में शायद सामयिक वार्ता के अकेले जो सच हमने सबसे ज्यादा बनाई थी, और अशोक जी उस पर लगातार लिखते भी थे। हालांकि अब सामयिक वार्ता से अशोक जी हट गए और या उनका उतना सक्रिय योगदान उसमें कुछ कम हो गया, तो सामयिक वार्ता का स्वरूप कुछ बदल गया और वो एक प्रकार से एक समूह की पत्रिका जैसी बन गई। परंतु आरंभ के दिनों में तो कल्पना यही थी कि सामयिक वार्ता एक प्रकार से समाजवादी आंदोलन की मुख्य पत्रिका के रूप में काम करेगी, ऐसा कल्पना थी। और यही चर्चा हमारी उस जमाने में केसर पटनायक जी से भी हुई थी। बहरहाल वो सपना भी पूरा ढंग का नहीं हो पाया और वो चीजें उस ढंग से नहीं चल पाई। तो ये चाहते थे कि जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी में समाजवाद के संस्कार जाए। अब वो समाजवाद के संस्कार कैसे जाए, तो इनको भेजने के जो रास्ते थे तो उन रास्तों की भी चर्चा वो करते थे और उस पर भी कई बार वो लोहिया की जिक्र करते थे। देखो लोहिया कहते थे ना कि जेल फावड़ा बोट, तो ये रास्ते हैं जेल फावड़ा बोट। और उन्होंने अपने जीवन में इन तीनों रास्तों का इस्तेमाल भी किया, कहीं कम किया हो ज्यादा किया हो, पर तीनों रास्तों का इस्तेमाल किया। तो इस मामले में वो लगातार एक प्रकार से लोहिया के साथी कहना चाहिए कि लोहिया के साथी रहे और लोहिया के विचारों के ऊपर ही वो चलने का काम करते रहे। वो बहुत भावुक व्यक्ति थे और भावुक व्यक्ति जो होता है, संवेदनाओं वाला जो व्यक्ति होता है, उसको कई बार कुछ घटनाएं निराश भी करती हैं और वो निराशा भी कई बार उसके ऊपर से करती है। तो उनको भी कुछ निराशा हुई थी, बात सही है। जैसे भाषा के सवाल को लेकर जो प्रकार का उनका मन में एक प्रकार का पहले तीव्र भाव था, पर और भाषा आंदोलन में जब वो शामिल हुए थे जो भाव था, बाद के दौर में जो घटना कम हुआ और जिस प्रकार से राष्ट्रभाषा को या हिंदी को दबा करके फिर से अंग्रेजी की प्रभावी हुई और लोग उसकी ओर बढ़े, लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती करना शुरू किया, तो उससे भी वो काफी एक प्रकार से क्षुब्ध थे कि लोगों के आचरण में और कर्म में अब अंतर आ गया है और ये अंतर जब तक नहीं मिटता है तब तक कोई मार्ग बनने की स्थिति नहीं लगती है, ऐसा उनका सोचना था। ये अशोक जी अपने जीवन के आखिरी समय के बहुत कुछ समय छोड़ दें, जब वो गिर पड़े, उनकी हड्डियां टूटी और कब्र बिस्तर पर है, वो ना एक अर्थ में लगातार सक्रिय रहे कि एक दायरे के भीतर वो लगातार लोगों के साथ संपर्क थे। भले ही वो कलकत्ता में ज्यादा रहते हो, परंतु जहां जहां भी उनके संपर्क में लोग थे या संपर्क में कोई आया था, उसके बारे में खोज खबर रखना, उसके बारे में पता करना, छोटे छोटे कार्यकर्ता के लिए भी वो बराबर चिंता करते थे और सभी संपर्क का प्रयास करते थे कि इन्हें समाजवादियों को कैसे जोड़ना, इनको कैसे जोड़ के रखना, संगठन के इस ढांचे को कैसे खड़ा रखना, ये भी उनके मन में एक प्रकार का या उनका एक तरीका था, उसको वो करते थे। वो एक निर्लिप्त समाजवादी थे। अशोक जी के लिए मैं कह सकता हूं कि उनके 4 विशेष गुण थे। एक तो वो निष्प्रय थे, कोई इच्छा नहीं, हमें कुछ नहीं पाना है, जो है वो सब हमारे पास में, हमें इससे कुछ चाहिए तो नहीं है, ना परिवार चाहिए, ना शादी चाहिए, ना विवाह चाहिए, ना बीवी चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना दौलत चाहिए, और जो हम कर रहे हैं इस करने का हमें कोई परिणाम भी नहीं चाहिए। यानी कई बार तो ऐसा लगता है कि गीता में जो स्थित प्रज्ञ की कल्पना की गई थी कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है कि जिसके मन में कोई अपेक्षा नहीं है, जो अपना कर्म किया जा रहा है, करीब करीब वही स्थिति एक निष्प्रय व्यक्ति की हुई थी। तो मैं उनको एक निष्प्रय समाजवादी मानता हूँ कि जिनके मन में कोई भी जरा भी कोई अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं है, जो पूर्णतः निष्प्रय है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है। वो निर्लिप्त थे, यानी निर्लिप्त इस अर्थ में थे कि जहां काम कर रहे हैं, जहां मेहनत कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिस कठिनाई में रह रहे हैं तो रह रहे हैं, परंतु रस नहीं है। अगर कोई सुविधा है तो सुविधा के प्रति भी कोई रस नहीं है, कहीं कोई और भाव नहीं है, एक प्रकार का तरसता का भाव है, प्रकार का नहीं है। सबसे सन्यासी से निर्लिप्त का भाव के बारे में था। तो निष्प्रय भी थे, निर्लिप्त थे और निर्विवाद भी थे। हमने जैसे कहा कि हमारे जो लोहिया के बाद की जो पीढ़ी के 3-4 हम लोग से वरिष्ठ नेतागण लोग थे, उनके बीच मतभेद थे। राजगढ़ जी थे, मधु जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, कृष्ण जी थे, और ऐसे लोगों के बीच में मतभेद थे। परंतु अशोक जी के बारे में किसी मतभेद नहीं थे, वो अशोक जी के भी किसी के प्रति मतभेद नहीं थे।
अशोक जी इससे मिलते थे, उससे उतनी आत्मीयता से मिलते थे। बद्दू जी से भी कभी अशोक जी के बारे में चर्चा हुई तो बद्दू जी को अशोक जी के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं होती थी, उनकी सब प्रशंसा करते थे। जार्ज फर्नांडिस के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं होती थी, जार्ज फर्नांडिस जी उनकी प्रशंसा करते थे। राजनाथ जी को भी उनसे कोई शिकायत नहीं होती थी। तो वो एक प्रकार से ऐसे एक निर्बाध व्यक्ति थे कि जिनके प्रति किसी के मन में भी कोई दुराग्रह नहीं था, किसी प्रकार कोई विरोध का भाव ही नहीं था। इतने निर्बाध थे इसलिए कि उन्होंने अपने आप को रागद्वेष से ऊपर भाग रखा था। वो इस अर्थ में निष्प्रय थे और रागद्वेष ऊपर थे कि उन्होंने कभी भी कोई व्यक्ति के साथ, व्यक्ति की बुराइयों के साथ जुड़ने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो भी स्थापित लोग हैं, जो नेता लोग हैं या जो लोग अग्रणी लोग हैं, उनके साथ में काम तो करना है, परंतु उनकी जो संकीर्णताएं हैं उन संकीर्णताओं को अपनी संकीर्णता नहीं बनना है। ये अशोक जी का था। वो सबके बीच में निर्वाद थे। और एक निर्भय व्यक्ति थे जो जिसके प्रति जो कहना है वो पीछे नहीं सामने भी कहते थे। हम लोगों कई बार बद्दू जी के यहाँ भी बैठ के सुना कि वो बद्दू जी के भिन्न राय रखते थे और अपनी व्याख्या को व्यक्त करते थे। वो जार्ज फर्नांडिस के बारे में अपनी राय व्यक्त करना है तो व्यक्त करते थे, अपनी पदभरता व्यक्त करते थे। तो ये उनमें साहस था कि वो किसी से कहने में कोई बात को डरते नहीं थे, निर्भय होकर अपनी बात कहते थे, जो उनके मन में होती, जो उनके विचार होते वो कहते थे। और उनकी बात के कहने में कोई कटुता का भाव नहीं होता था, वो कटुता नहीं पालते थे। वो कह के अपनी राय तो रखते थे, परंतु कोई द्वेष है, कोई विरोध है, कोई प्रतिद्वंदता है नहीं पालते थे, क्योंकि वो निष्पक्ष थे, उनको चाहिए नहीं था, उनकी किसी बात नहीं थी। वो एक सुशिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति थे। माने मैं कोई अगर डिग्री के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक प्रकार का जो मुक्त अध्ययन उन्होंने किया, जिस प्रकार की विभिन्न प्रकार की किताबें जो उनके मन में आए उसको पढ़ना शुरू किया। उनके पास किताबों का बहुत बड़ा भंडार था, उनको पढ़ते थे और हर प्रकार के ज्ञान को वो अपने अंदर समेटने का प्रयास करते थे। तो ये उनका जो शिक्षा थी वो शिक्षा तकनीकी रूप में बद्ध शिक्षा नहीं थी, बल्कि वो शिक्षा एक अलग प्रकार की शिक्षा थी। उनकी जो शिक्षा या उनका जो पठन पाठन होता था वो पठन पाठन नॉलेज भर नहीं थी, उस पठन पाठन में विजडम था, विवेक पैदा होता था। वो विवेक को पाने के लिए या विवेक को खड़ा करने के लिए अपने अध्ययन का काम, अध्यापन काम कर, पठन पाठन काम करते थे। ये उनका गुण था। वो स्वभाव में विनम्र भी थे और कभी किसी के साथ में कोई कटु शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। कम से कम मैंने उनमें कोई कटुता नहीं देखी। उनने अपने जीवन को बहुत न्यूनतम साधनों पर निर्भर रखा था। यानी कम से कम साधनों में हमको जीना है, कम से कम खर्च में कैसे हमको जीना है, कम से कम उन्हें कोई वस्त्रों का शौक नहीं था, उन्हें कोई अन्य कोई शौक नहीं थे, उन्हें बस केवल पढ़ने का एक कार्य करे थे। अगर कोई एक नशा था तो वो नशा 4 मीनार सिगरेट या कोई सिगरेट पीने का भी था और साथ में पढ़ने का था। ये दो उनके नशे होते थे। या फिर लोगों को साथ क्या प्रेम से उनकी अवगत करना, उनको उनके दुख शोक को सुनना, ये उनका भाव होता था। वो कौन व्यक्ति सामने है, वो छोटा बड़ा, ये कोई भेद उनके मन में नहीं था। उनके पास अगर बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी चला जाए, कोई सत्ताधारी चला जाए, कोई सांसद चला जाए, मंत्री चला जाए या उनको कहीं मिल जाए, तो वो उसके प्रति भी उतना ही भाव रखते थे जितना भाव अपने घर में काम करने वाले कोई साथ में या कोई मजदूर के प्रति रखते थे। तो इस प्रकार का समाजवाद का जीवन का था। न्यूनतम साधनों में जीना और न्यूनतम साधनों के साथ जीना, ये उनका सोचना था। वो जो भी कहना हो उस बात को बहुत चतुराई के साथ कह देते हैं और उनके व्यंग में से आपने पहले भी कहा कि व्यंग बड़े तीखे होते थे। हम लोग क्या कहावत है कि देखने में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर। तो वो इतने चतुराई के साथ अपनी व्यंग उक्ति को रख देते थे कि वो बात लोगों को सामान्य सी लगे, पर बात या तीर ठिकाने पर लगता था। जो कहना चाहे वो कहते थे। जैसे उन्होंने अपने लेख की 1-2 लाइनों से उस जमाने में सिद्धार्थ शंकर राय की पत्नी या जो नेताओं की पत्नियां हैं, इनके संसद में जाने क्या औचित्य है, ये कितना निरर्थक है, इस एक उसमें व्यक्त उन्होंने कर दिया था। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है और हम उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि तो अर्पित करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं। वो उनके जीवन से कुछ गुण जो हमको मिले, जो हमको सीखना चाहिए, उनको सीखने का भी प्रयास करता हूँ। अपने आप को कैसे मिटाओ, अपने आप को कैसे शून्य करो, अपने अहम को कैसे शून्य करो, कैसे एक सामान्य इंसान बन जाओ। एक सच्चे समाजवादी को
की सफलता इसमें है कि वो कोई बड़ा ना बने, बल्कि अगर बड़ा कुछ हो तो उसको मिटा करके छोटा हो जाए, सामान्य बन जाए। ये एक समाजवाद की सच्ची कसौटी है। ये कसौटी को उनसे हमने सीखा, विनम्रता को उनसे सीखा, पढ़ाई लिखाई पठन पाठन और पढ़वाने के काम को उनसे सीखा, और जीवन में कैसे करुणा के साथ जीना है, समाजवाद में और करुणा में कैसे रिश्ता को जोड़ के रखना है। बगैर करुणा के समाजवाद संभव नहीं, और बगैर समता के करुणा भी संभव नहीं, क्योंकि विषमता एक क्रूरता है और समता एक करुणा है। ये साथ लेकर चलना है। तो मैं उस समाजवादी के लिए जो समता और संवेदनाओं को साथ लेकर जीता था, भाई अशोक सक्सेना जी, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ अर्चन जी कि आपने हमको अपनी बातों कहने का मौका दिया। जी अर्चन जी, बहुत बहुत शुक्रिया रघु साहब, इस स्पष्ट और आत्मीय वक्तव्य के लिए, जिसमें संस्मरण के भी पुट आए, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ताने बाने की व्याख्या भी हुई और वह दौर भी जीवंत हुआ। मित्रों, जैसा कि रघु ठाकुर जी के आज के वक्तव्य का टाइटल भी था, अशोक सिकसरिया एक निष्पृह समाजवादी, तो अपने तमाम उदाहरणों के बीच, प्रसंगों के बीच रघु जी ने कुछ अधिक शिद्दत के साथ इसे रेखांकित किया कि वे किस तरह से निष्पृह थे, निडर थे, उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। वे अपनी बात, अपनी असहमति भी खुलकर इसलिए भी रख पाते थे। सादगी में रहते हुए आजीवन वे अपने सिद्धांतों पर चलते रहे, और जब जरूरत पड़ी तो लगातार अपनी कलम के माध्यम से अपने विचारों को लोगों के सामने लाते रहे। इन तमाम प्रसंगों पर आज रघु जी के माध्यम से चर्चा हुई, और आप सभी लोग इस कुछ देर से शुरू हुए कार्यक्रम में लगातार बने रहे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं कुछ एक के नाम ले लूं, रघु साहब जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और कई लोग बाद में भी देखेंगे, सरोज कौशिक, शिव श्रीवास्तव, बाल कीर्ति कुमारी, विनोद शाही, अरविंद मोहन जी, मिथिलेश शरण चौबे, बंकिम जी, अंशुमति, जयंत सिंह तोमर, राजेश्वरी पसीने, राम कुमार तिवारी जी, चंद्रकला त्रिपाठी जी, सुधीर तोमर जी, और तमाम मित्रगण इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, और आप सभी लोग अशोक सिकसरिया जी पर केंद्रित इस एकाग्र को पसंद कर रहे हैं। रघु साहब, कोई और ऐसी बात याद आ रही हो तो कहें, अन्यथा हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करें। जाते जाते कोई और ऐसी बात? जी जी, ठीक है, तो समाप्ति करना चाहिए। जी जी। मित्रों, रघु साहब ने बड़े ही सहजता के साथ और बहुत ही एक क्रिस्टल क्लियर तस्वीर अशोक जी की हमारे सामने रखी, जिसमें तमाम बड़े समाजवादी नेताओं के साथ उनकी संगति, उनकी चर्चा परिचर्चा के दौर, उनकी पत्रकारिता, ये सब चीजें आई। मैं देखता हूं कि जब भी रघु जी आते हैं तो एक एक कर बड़े ही व्यवहारिक रूप में और बड़े ही आत्मीय ढंग से अपनी बात रखते हैं। इन्हें जब भी सुनिए अच्छा लगता है। पुनः एक बार रघु ठाकुर जी, आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला। आज आप आज ही भोपाल लौटे, और उसके बाद जी आज ही आप भोपाल लौटे, और आपको धन्यवाद। लंबी सभी मित्रों को धन्यवाद जी। तो लंबी ट्रेन यात्रा की थकान भी इनके चेहरे पर नहीं है, और बहुत ही एक सदा हुआ वक्तव्य हमें सुनने को मिला। शुक्रिया तमाम मित्रों को। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।